नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरी सहयोगी गार्गी शुक्ला। नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। संसद के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन। लोकसभा में निजी सदस्य के प्रस्तावों पर की जाएगी चर्चा। कल खान एवं खनिजों से संबंधित विधेयक हुआ पारित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 115 कलाकारों को प्रदान करेंगी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अकादमी का पुरस्कार उत्कृष्टता और उपलब्धि के सर्वोच्च मानक का प्रतीक। झारखंड में छात्रों का आंदोलन जारी। देवेंद्र महतो ने फिर से आंदोलन स्थल पर लौटने की जताई इच्छा। स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद रांची अस्पताल में कराया गया था भर्ती। कोलंबिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 265। बचाव दल युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटा। मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी। और भारत सितंबर में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा 3 मैचों की T20 सीरीज। 13 से 17 सितंबर तक आयोजित होंगे मुकाबले। दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम करेगा तीनों मैचों की मेजबानी। और अब समाचार विस्तार से। 20 जुलाई को शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है। लोकसभा में आज निजी सदस्यों के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। लोकसभा में बुधवार को विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। तो वहीं सदन ने शोर शराबे के बीच ही खान एवं खनिजों से संबंधित एक विधेयक को पारित कर दिया और FCRA विधेयक को विस्तृत समीक्षा के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजने की मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करेंगी। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित इस पुरस्कार समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे। अकादमी फेलोशिप के सम्मान के साथ 3 लाख रुपए की नकद राशि दी जाती है। अकादमी पुरस्कार के साथ 1 लाख रुपए की नकद राशि के अलावा एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम भी दिया जाता है। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चयनित ये छात्रवृत्ति और पुरस्कार विजेता पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसके अलावा ये प्रतिष्ठित कलाकार संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कला, कठपुतली और अन्य संबंधित नाट्य कला सहित प्रदर्शन कला के सभी रूपों से जुड़े हुए हैं। अकादमी पुरस्कार न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के सर्वोच्च मानक का प्रतीक है, बल्कि निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान भी मान्यता देता है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और युवाओं का आंदोलन लगातार जारी है। रांची में 12 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्र महतो ने अब एक बार फिर आंदोलन स्थल पर लौटने की इच्छा जताई है। स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने बीते बुधवार को रांची के सिविल सर्जन को पत्र लिखकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित विरोध स्थल पर वापस जाने की अनुमति मांगी है। देवेंद्र महतो का कहना है कि हजारों छात्र अपने अधिकार और भविष्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं और वे इस संघर्ष में खुद को अलग नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि उनके शरीर का इलाज भले ही अस्पताल के बिस्तर पर हो रहा है, लेकिन उनकी आत्मा सत्याग्रह स्थल पर है और इससे पहले सोमवार को विधानसभा तक छात्रों के मार्च में शामिल होने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी।
जिसके बाद उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का भव्य शुभारंभ किया। पद्मश्री एस.आर. रंगनाथन की जयंती के इस खास मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस योजना की शुरुआत की। इस पहल का मकसद ग्रामीण बच्चों और युवाओं की किताबों तक पहुंच को और आसान बनाना है। अब गांधीनगर के हर गांव में स्कूल के पास या गांव के बिल्कुल बीचों बीच एक पुस्तकालय होगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन पुस्तकालयों के लिए किताबों की लिस्ट खुद गृह मंत्री ने तैयार की है और इसमें बच्चों की कहानियों से लेकर युवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर गाइडेंस तक की किताबें शामिल हैं। इस योजना का सबसे अनोखा हिस्सा मोबाइल वैन है। ये वैन हर 15 दिन में आपके गांव आएगी। जो किताबें आपने पढ़ ली हैं उन्हें वापस ले जाएगी और ऐप पर अपनी मांग के अनुसार नई किताबें सीधे आपके गांव के पुस्तकालय तक पहुंच जाएंगी। यानी कि अब आपको किताबों के पास नहीं जाना होगा बल्कि किताबें खुद आपके पास चलकर आएंगी। लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेयसोलो नियांती आज भारत के 2 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगी और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और लाइबेरिया के बीच साझा कूटनीतिक, आर्थिक और विकास प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाना है। अपनी यात्रा के दौरान सारा बेयसोलो नियांती विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी। वार्ता में मुख्य रूप से व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य एवं फार्मास्यूटिकल, कृषि, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा विकास और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये दौरा भारत द्वारा अफ्रीका महाद्वीप के ग्लोबल साउथ के देशों के साथ मजबूत होते रणनीतिक संबंधों की कड़ी का एक हिस्सा है। हाल ही में लाइबेरिया का एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत के दौरे पर आया था। 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और जोधपुर में भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं कि जहां आज़ादी शब्द के मायने आम लोगों से कहीं ज्यादा गहरे हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जोधपुर की कि जहां पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न और प्रताड़ना झेलकर भारत आए हिंदू विस्थापित परिवार 15 अगस्त के जश्न में डूबे हुए हैं। जिन परिवारों को लंबे संघर्ष के बाद भारतीय नागरिकता मिली है उनके लिए तिरंगा फहराना महज एक रस्म नहीं बल्कि एक नई जिंदगी का सबसे बड़ा उत्सव है। पाकिस्तान से विस्थापितों के लिए लंबे समय से काम कर रहे हिंदू सिंह सोडा बताते हैं कि इन परिवारों के लिए आज़ादी का जश्न उसी दिन शुरू हो जाता है जिस दिन ये खौफ के साए से निकलकर भारत की धरती पर कदम रखते हैं। पाकिस्तान में 14 अगस्त को भले ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता हो, लेकिन इन परिवारों के लिए 15 अगस्त ही असली आज़ादी का दिन है। कोलंबिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 200 से ज्यादा हो चुकी है और हजारों लोग घायल हैं। कोलंबिया से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह से ढह गई हैं और सड़कें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। स्निफर डॉग्स और आधुनिक उपकरणों की मदद से मलबे में दबे लोगों की तलाश की जा रही है, लेकिन समय बीतने के साथ ही अपनों की तलाश में जुटे लोगों की उम्मीदें टूट रही हैं। अस्पतालों में घायलों की भारी भीड़ है और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं। इस राष्ट्रीय आपदा के बीच कोलंबिया के राष्ट्रपति ने देशवासियों को संबोधित करते हुए इसे देश के इतिहास का एक काला दिन बताया है। मृतकों के श्रद्धांजलि देने और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए पूरे देश में 3 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है और इस दौरान सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है।
दोनों ही देशों की तरफ से तीखी बयानबाजी और समुद्र में सैन्य एक्शन तेज हो गई है। ईरान की एक्सपीडियंसी काउंसिल के प्रमुख और शीर्ष ईरानी नेतृत्व ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया है कि ईरान होर्मुज से किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। ईरान इसे अपना संप्रभु क्षेत्र मानता है और उसका कहना है कि उसकी इजराइल के उसके इजाजत के बिना इस जल मार्ग से कोई भी अनधिकृत आवाजाही नहीं हो सकती। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घोषणा की है कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया 13 से 17 सितंबर तक दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज खेलेगा। बीसीसीआई और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार को एक संयुक्त बयान में श्रृंखला की घोषणा की। ये तीनों मैच अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे। और इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरी सहयोगी गार्गी शुक्ला को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।